Okay, good evening, everyone. Am I clearly audible? Yes? Do we have any doubt from yesterday? Any doubt from yesterday? Yes, no? हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, जल जीवन मिशन जो है हाँ उसमें एक पॉइंट है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, हाँ नॉन फीकल वेस्ट वाटर। हाँ हाँ। तो एग्जैक्टली कैसे हम लोग इसको मैनेज करते हैं, मतलब क्या है एग्जैक्टली, मेरे को समझ नहीं आता। देखो बेटा, नॉन फीकल होता है यानी कि जो वॉश टॉयलेट का जो यूज्ड वाटर है उसके अलावा हाँ हाँ। जो भी वाटर है, जैसे सिंक से आपने अगर यूटेंसिल्स वॉश किए हैं उससे सिंक से जो पानी निकलता है, आपने शावर लिया है उससे जो पानी निकलता है, जो आरओ का वेस्ट वाटर है वो, ठीक है। ये सब जो वाटर है इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? तो जनरली जो सबसे सिंपल तरीका है कि इस वाटर को आप जो टॉयलेट का फ्लश होता है उसमें रीडायरेक्ट कर देते हैं, जिससे इसमें ट्रीटमेंट, क्योंकि दिस वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस हाँ विदाउट एनी ट्रीटमेंट, लेकिन फ्लश के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, हाँ सर। तो वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो सर एग्रीकल्चर के लिए भी यूज हो सकता है ना, थोड़ा सा ट्रीटमेंट के साथ? हाँ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, विदाउट ट्रीटमेंट नहीं यूज कर सकते एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें ग्रे वाटर में आप ये देखो ना, जब आरओ से पानी निकलता है तो उसके अंदर कुछ हार्ड एलिमेंट्स तो होते हैं। हाँ सर। वाटर बहुत हार्ड होता है, अगर आप उसको सॉइल में यूज करेंगे तो फिर सॉइल पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शावर में वाटर यूज करते हैं तो हो सकता है बिकॉज ऑफ the floor or because of the surface or the detergents और जो शैम्पूज हैं आप लोग यूज करते हैं उसकी वजह से भी वाटर जो है कुछ तरीके से पॉल्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से फ्रॉथिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। ओके सर। हाँ सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर डाउट वी हैव? नो, चलिए लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो बेटा कल तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लेड पॉजिटिव तक, तो देयर इज अ इनिशिएटिव दैट इज कॉल्ड एज सुजलम इनिशिएटिव। सुजलम इनिशिएटिव बहुत सिंपल है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ही है, जो मैंने आपको भी बताया। अब समझे इतनी डिटेल में क्यों बताया था, कि जो आगे बताना है वो पहले बता देते हैं। तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट करने के लिए एक इनिशिएटिव है of the Jal Shakti Ministry, which is the second phase of this initiative. First phase Sujalam 1.0 है, second phase है Sujalam 2.0। तो इस इनिशिएटिव में सिंपली ये लोग क्या कर रहे हैं, they are trying to reuse the grey water, okay, ग्रे वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये कहां पर होगा ग्रे वाटर मैनेजमेंट? दिस ग्रे वाटर मैनेजमेंट दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इन दी पंचायत घर, healthcare facilities, schools, Anganwadi center, community centers, and other government institutions. Okay. Creation of individual and community grey water assets will also be encouraged. लेकिन main focus area क्या है? ये सारे focus areas. ठीक है। अब it is an initiative of Jal Shakti Ministry. इसमें participation कहाँ है? The participation comes from all the states. ऐसा नहीं कुछ limited states है, from all the states and local community. इस project में they also had a target of creating 1 million soak pits. Okay, 1 million soak pits जहाँ पे आप water को जो है you can use that water for having a groundwater replenishment of the groundwater table. ठीक है। फंडिंग कहाँ से आएगी ये बहुत ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडिंग या तो आएगी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और थ्रू 15th फाइनेंस कमीशन, और थ्रू एमजी नरेगा, और थ्रू ऑल। Either the funding may come from Swachh Bharat Mission Gramin, either the funding may come through the MG Narega, or the funding may come through the 15th Finance Commission, or all. और ध्यान रखिएगा these will be tied grants under the 15th Finance Commission, यानी कि जो grants हैं, the grants which are coming through the grants which are coming through the conditions that आप इनको वहीं यूज कर सकते हैं, that are called as tied grants. Okay. अब ग्रे वाटर क्या है? वही जो हाउस होल्ड प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। इट मे कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया एंड इवन फीकल मैटर दैट कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, इसलिए इसको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है। एक इनिशिएटिव है H2, ओके, इनिशिएटिव H2 वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। ठीक है, किसका इनिशिएटिव है ये क्वेश्चन आ सकता है। H2 बच्चों के लिए, 1st to 8th क्लास के बच्चे।
ठीक है, किसका इनिशिएटिव है क्वेश्चन आ सकता है. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. ओके, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. क्या बताना चाहते हैं? अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं कि बच्चों को बताना चाहते हैं भैया पानी क्यों जरूरी है ना, बच्चों को ये बताना चाहते हैं व्हाई वाटर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट्स अवेलेबिलिटी इज to be ascertained, why there has to be a sustainable use, why there has to be a need of conservation. ठीक है, इस इनिशिएटिव बच्चों से पूछते भी हैं कि भाई आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए. ठीक है, आपको जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए और इनको प्रोजेक्ट्स बनाने को भी देंगे जिससे द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 1st to 8 यानी कि 6 to 14 दे कैन पार्टिसिपेट इन वेरियस कॉन्टेस्ट लाइक पेंटिंग्स, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स एक्सेट्रा. इस इनिशिएटिव में टिल नाउ 31,000 students have participated. Okay, so initiative question क्या आ सकता है? That H2WHO is an initiative of UNESCO and National Mission of Clean Ganga. Okay, clear है? Very good. Now नीदरलैंड्स में एक टेस्ट हुआ. ठीक है, नीदरलैंड्स में anonymously 22 लोगों के जो हेल्दी एडल्ट थे उनके सैंपल्स लिए और उन सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए. ओके, ये तो न्यूज है. अब बेटा क्वेश्चन है माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक? व्हाट इज माइक्रोप्लास्टिक? तो बताएगा मुझको, अगर आप अनम्यूट करने कर सकते हैं अपने आप को बताइए. बताइए क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक? क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा बेटा, व्हाट आर माइक्रोप्लास्टिक्स. कोई नहीं बताना चाहता है? वेरी गुड. टाइनी बिट्स ऑफ प्लास्टिक. वेरी गुड बेटा. कितना टाइनी? व्हाट इज द साइज? कितना टाइनी? ऐसे तो बोले इतनी प्लास्टिक. वी हैव टू नो दिस. 10 to the power -6. 10 to the power -6 नहीं. इसीलिए तो पूछा कि हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने न्यूज में तो पढ़ा होगा ब्लड स्ट्रीम में माइक्रोप्लास्टिक मिला है, लेकिन होता क्या है माइक्रोप्लास्टिक. ठीक है, अब समझे हमारे बिना करंट अफेयर्स क्यों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए. ये न्यूज सबने पढ़ी होगी, नोट्स में सबने भी देखा होगा. अच्छा माइक्रोप्लास्टिक खून में पाएगा, बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, तो जो है बिलो 0.0007. तभी तो बोल रहे हैं न्यूज पढ़ के भी बेटा सामने है सबके लिखा हो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है. तो समझिए, देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स. There is no universal agreement on the definition of microplastics. लेकिन for USA and European standards, anything that is less than 5 millimeter is considered as microplastics. ठीक है, ये जो स्टडी हुई है, ये स्टडी में उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोप्लास्टिक है कि नहीं है, they kept the size as 0.7 millimeter. For this study, the size of microplastic was kept as 0.7, 0.0007 यानी कि 0.7 micrometer. For the blood, they identified it as 0.7 micrometer. Is it clear? So कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं. तो अगर क्वेश्चन आता है माइक्रोप्लास्टिक्स आर दोस प्लास्टिक द साइज ऑफ व्हिच इज लेस देन 1 माइक्रोमीटर, फटाक से टिक करके ओके नहीं कर देना. समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? दूसरा, अच्छा माइक्रोप्लास्टिक्स खून में होने से क्या नुकसान होगा? What will be the effect? तो हार्ट डिजीज हो सकता है. हार्ट डिजीज हो सकता है. बायोअक्यूमुलेशन. आप समझिए, this is to be identified whether there is a public health risk or not. अभी बस माइक्रोप्लास्टिक मिले. What can be the health risk? We do not know. Okay, what can be the health risk? We do not know. Is it clear? लेकिन अच्छी एक चीज से एक चीज है, हम ये समझते हैं जो है
अब पोल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर भी घुस चुका है, ठीक है। तो पोल्यूशन हैज रीच्ड टू द ह्यूमन ब्लड, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद सेल्स में ही जाने। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता बेटा कहां से पहुंचा खून में? खून में पहुंचा कहां से? हाँ? बताओ। तो ये जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ जो सैंपल्स हैं उसमें प्लास्टिक वाला पाया गया, दैट इज जनरली यूज इन ड्रिंक बॉटल्स। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो वाला प्लास्टिक पाया गया हाफ सैंपल्स में। हाफ या 1/3 सैंपल से पाया गया पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन वो प्लास्टिक है, या याद है हमने जब पढ़ा था बैनिंग ऑफ प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन विल आल्सो बी बैन्ड, याद है? दिस इज व्हाट व्हिच इज यूज्ड फॉर फूड पैकेजिंग। ओके, पॉलीस्टाइरीन इज यूज्ड फॉर पैकेज्ड फूड्स। 1/4 सैंपल से मिला है पॉलीइथाइलीन व्हिच आर फाउंड इन दी प्लास्टिक बैग्स। ओके, so whatever you are consuming, from that the plastics is entering in your body, and from that it has entered into your bloodstream also. Is it clear? Very good. And this is the first indication of having polymer in the blood. Before that we have not found any such study which had polymers or plastics in the blood. ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है ये तो अभी पता लगेगा। ये मिले हैं, यही हम लोग इसी पे शौक, ठीक है। लोग किसी के खून में कुछ होता है, किसी खून में कुछ होता है, किसी खून में माइक्रोप्लास्टिक मिले, है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूज। कहाँ मिला है बच्चों? नीदरलैंड्स। क्लियर? नीदरलैंड्स। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है कि नहीं? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना रिवर में फ्रॉथिंग पाई गई। देखिए इमेज देख रहे हैं, ये छठ पूजा की इमेज है, जो बहुत जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत फेमस हुई थी कि लेडीज विमेन वर सेलिब्रेटिंग छठ पूजा इन द यमुना रिवर, क्योंकि छठ पूजा में द विमेन हैज टू स्टैंड इन वाटर, राइट, while having the ritual of Chhat Puja to pray for the setting sun, है ना, ये रहता है रिचुअल। तो दिल्ली में women when they were celebrating they had to go into the यमुना रिवर, लेकिन यमुना रिवर में फ्रॉथिंग हुई। बेटा फ्रॉथिंग क्या है, कहाँ से आती है? तो फ्रॉथिंग या तो आती है आपको जो हाउस होल्ड ट्रीटिंग वाटर है वो यमुना में विदाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाके वो सीधा यमुना में जाता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है वो सीधा यमुना में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो यमुना में जाकर दीज बिकेम फ्रोथ, और ये जो है ये इंक्लूड करते हैं डिटर्जेंट्स, प्लस जो पानी गिरता है यमुना में फ्रॉम द ओखला रीजन, इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। आप अगर कभी मिल्क ऐसे पोर किया है, ऊपर से हाइट पे करते हैं तो उसमें फ्रॉथ बन जाता है ना। तो वाटर में भी अगर थोड़ा सा भी सब्सटेंस होता है which is having certain capacity of stickiness, तो वो भी froth create करता है। This is the news related to the frothing of Yamuna River. Okay? इससे हैजार्ड क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म है तो एलर्जी हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, पी जाओगे तो पेट की दिक्कत होगी, टाइफाइड हो सकता है। लॉन्ग टर्म में है तो हेवी मेटल्स इंक्लूड होते हैं, इट मे कॉज न्यूरोलॉजिकल इश्यूज और हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ओके, समझ में आया है? समझ गए फ्रॉथिंग और रिवर? बाकी बच्चों कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, है ना, बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। हमारी मैसेज आया हमारी सोसाइटी में फिर से केस आने शुरू हो गए, 2 केस आ गए हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में देश में सबसे पहले, मतलब इस एरिया में सबसे पहले हमारे ही आता है। लॉकडाउन से पहले हमारे लॉकडाउन लग गया 2020 में 17 मार्च से, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए फ्रॉथिंग इन रिवर यमुना?
वेरी गुड। अब डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज बनाएगी, ये पहले जानने से पहले ना और थोड़ा सा आपको समझाते हैं। चाचा चौधरी सुना है? चाचा चौधरी, हाँ, हैव यू हर्ड ऑफ चाचा चौधरी? हाँ ना, कुछ अच्छा पहले आज सब लोग बातें करेंगे, पहले वो सब पढ़ते तो रहे। चाचा चौधरी के बारे में सुना है? यस सर, हाँ, कहानियां सुना था, लेकिन बचपन में कहानियां पढ़ा था। कहानी पढ़ी थी है ना? डीडी नेशनल पे शो आता था ना बच्चों के लिए, तो देखते थे उसके बाद। अभी कॉमिक से रिलेटेड है, बच्चों के लिए था चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का एक फीचर क्या था कि ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी सेंसिबल। ठीक है, उनका दिमाग, उनकी टैगलाइन थी चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ठीक है, उनका एक जो है दोस्त भी हुआ करता था, साबू डायरेक्ट। उन्हीं चाचा चौधरी को मैस्कॉट बनाया है नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में ऑप्शन में चाचा क्या है, चाचा चौधरी को थोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो चाचा चौधरी को मैस्कॉट बनाया है नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो चाचा चौधरी जो कॉमिक्स आती थी, इट वाज अ पार्ट ऑफ डायमंड टून्स ग्रुप। ओके, उनके साथ इनिशिएटिव लिया है कि द अवेयरनेस अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ रिवर गंगा हैज टू बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि बच्चों को कॉमिक्स के थ्रू ही ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, है ना? कॉमिक्स के थ्रू ही आपने देखा है कैसे मगरमच्छ से लड़ना होता है ना, कैसे नागराज बनना होता है, ये सब चीजें आपने वहीं से सीखी हैं। तो ऐसे ही अब आप वहां से सीखेंगे हाउ टू क्लीन रिवर गंगा। ठीक है, ये मैस्कॉट बनाया है नमामि गंगे प्रोग्राम। अब हमें समझना है नमामि गंगे प्रोग्राम क्या है। तो बेटा, नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव टू क्लीन रिवर गंगा। ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव टू क्लीन रिवर गंगा। दिस इनिशिएटिव कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस। ये 5 चीजें हैं टू क्लीन द रिवर गंगा। पहला, देयर इज अ नेशनल गंगा काउंसिल। National Ganga Council is the high level body. National Ganga Council is chaired by Prime Minister. ठीक है, गंगा रिवर के लिए जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल गंगा काउंसिल। ये नेशनल गंगा काउंसिल पहले जो है बोला जाता था, इट वाज एज अ पार्ट ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। अब ये नेशनल गंगा काउंसिल। उसके बाद सेकंड बॉडी है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पावर टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है ये तो अब चेंज हो गई है। थर्ड होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज एक्चुअली एन इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल। ओके, इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। देन there is the state Ganga committees and there are district Ganga committees. So there are 5 layer or 5 tier of agencies to ensure the cleanliness and the abatement of pollution of river Ganga. National Ganga Council, who is the chairman? Prime Minister. Then Empowered Task Force, who is the chairman? Jal Shakti Minister. Then National Mission for Clean Ganga, then State Ganga Committees and District Ganga Committees. Okay. Now National Mission for Clean Ganga, it was the, or it is the implementing arm of the Ganga Namami Gange program. Similarly, जो district Ganga committee है, क्योंकि mainly they have to work at the district level, क्योंकि river है, the river is going through the district. स्टेट में भी है तो इट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट आर्म है फॉर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। तो उनके लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड बना है। अ डिजिटल डैशबोर्ड इज क्रिएटेड टू इंश्योर कि ये सब काम ठीक से हो रहा है। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोटेक्ट रिवर गंगा, वाटरशेड मैनेजमेंट, टू डेवलप the villages that are associated with this region and increasing the tourism potential, riverfront management, conservation of aquatic life, and coordination between the various ministries. Okay, हमने आपको पहले बता दिया what is the implementing arm of the Namami Gange, National Mission for Clean Ganga. Okay, is it clear? कर लेंगे रिवर गंगा को क्लीन हम लोग।
कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। अब बेटा एंडोसल्फान के रिलेटेड दोबारा से कासरगोड रीजन, कासरगोड इज अ डिस्ट्रिक्ट इन, कहां पर है? कासरगोड इज अ डिस्ट्रिक्ट इन केरला। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? ब्लू सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में, रिमेंबर दैट? तो वहां पर एंडोसल्फान को रिलेटेड पीपल हैव अगेन स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बेटा एंडोसल्फान इज टॉक्सिक, एंडोसल्फान इज टॉक्सिक एंड इट वाज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। वो पेस्टिसाइड फूड पे जाता था एंड इट यूज्ड टू बी going and it used to go inside the human body which made it very dangerous for human beings. एंडोसल्फान वुड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है? तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि एंडोसल्फान जो है लोगों को टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करे, तो इन केरला द पीपल वांटेड दैट एंडोसल्फान टू बी सेंट बैक टू दैट कंपनी और वो कंपनी उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। नो वन वांट्स टू यूज एंडोसल्फान। अब एक ऑपरेशन आया था एंडोसल्फान की जो लीकेज उसको रोकने के लिए, दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग। ओके, सो द क्वेश्चन may come, ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग इज रिलेटेड टू व्हाट? The question may come, what is endosulfan and where is it used? So it is used in the agricultural, or it was used as a pesticide and it is also used as a wood preservative. ऐसा देखा होगा ना आपने कारपेंटर के साथ एक छोटा सा डब्बा वाला रेड कलर का, क्यों है? जिससे बोलते हैं ना खराब ना हो, दीमक ना लगे ना, लकड़ी में दीमक ना लगे, इसे पॉलिश कर देते हैं, but it is very toxic. ओके, गुड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पटाखे बैन नहीं हटा, ओके, पटाखे बैन नहीं हटाएंगे। तो उसके लिए हमें समझना है ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं। बेटा ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? जिनको जलाएंगे तो ग्रीन कलर निकलेगा। व्हाट आर ग्रीन क्रैकर्स? पॉल्यूशन कम होने से। ग्रीन क्रैकर से कौन कौन सा पोल्यूशन कम होगा? कौन कौन सा पोल्यूशन कम होगा? वेरी गुड, एयर पोल्यूशन, है ना? सिंपल सी बात है, वेरी गुड। तो ग्रीन क्रैकर्स का टारगेट इज नॉट ओनली टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, द टारगेट आर टू। बेटा क्रैकर से सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं होता, नॉइज पोल्यूशन भी होता है। ओके, नॉइज पोल्यूशन भी होता है। द पर्पस ऑफ बैनिंग द क्रैकर्स वर टू नॉइज पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। तो ये जो ग्रीन क्रैकर्स है, एक तो ये कम आवाज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? नॉर्मल क्रैकर्स 160 डेसिबल करते थे, ये 110 to 165 डेसिबल 125 डेसिबल करेंगे। दूसरा, these cracker will use less polluting chemicals. ओके, पॉल्यूशन है, केमिकल्स भी हैं, लेकिन इट विल बी 30% लेस देन अदर क्रैकर्स। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है, ग्रीन क्रैकर्स डू नॉट एमिट एनी केमिकल्स, ट्रू और फॉल्स? Green crackers do not emit any pollution. False. They emit but 30% less. They contain chemicals also but less. Okay. और ग्रीन केमिकल क्वेश्चन आ सकता है, श्वास, स्टार और सफल क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, श्वास, स्टार और सफल क्या है? श्वास, स्टार और सफल क्या है? तो द आंसर विल बी ग्रीन क्रैकर्स। ओके, क्लियर? Swas, star and Safal. Now, what is the SATAT scheme related to? SATAT. What is SATAT scheme related to? बताइए। ये आ रहा है, मतलब इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत तो ज्यादा। नोट्स में पढ़ लोगे फिर भी नहीं बता पाओगे। नोट से पढ़ लो फिर भी नहीं बता पाओगे, पढ़ के बता दो आप लोग, इस बहाने पढ़ तो लोगे। व्हाट इज सतात स्कीम?
अच्छा, why everyone has switched off their cameras? Important reasons तो हो तो बताइए. Why none of you have their camera open? सबसे पूछ रहे हैं. सतात स्कीम भी नहीं बता रहे हैं, कैमरा भी नहीं ओपन कर रहे, मतलब कैसे, एक क्या नाराजगी आप लोग बताओ, तो किस बात की नाराजगी, नहीं बताएंगे. चलिए, तो बेटा सतात स्कीम पढ़ के भी नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है. बट इट ड्यू टू सोल इंटरनेट, ठीक है, वो तो आपका तो जेन्युइन रीजन है. चलिए, अब ये सतात स्कीम व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. बेटा पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है ना. तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज द सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इट इज एन इनिशिएटिव for affordable transportation through various the various measures which are sustainable. तो ये इस इनिशिएटिव में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा बनाएंगे that will be working on the compressed biogas, not CNG, compressed biogas. ये इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इट इज एन इनिशिएटिव of the ministry along with the various PSUs. Okay, in this दो फायदे होंगे. क्या फायदे हैं? एक तो अफोर्डेबल हमको गैस मिलेगी, राइट, अफोर्डेबल बायो CNG मिल, मतलब अफोर्डेबल कंप्रेस्ड बायोगैस मिल जाएगी. दूसरा, बायोगैस जब गैस बन जाती है उसके बाद क्या बचता है? मैन्योर बचता है ना, तो हमें एग्रीकल्चरल एरियाज के लिए बहुत सारा मैन्योर मिल जाए. एंड आफ्टर दैट वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, अब सस्टेनेबल मिल गया एंड मैन्योर भी मिल गया. और क्या चाहिए जीवन में, है ना, समझ गए. क्लियर? नाउ यू नो व्हाट इज सतात स्कीम. इसको बहुत अच्छे से कई लोग नोट कर लेना, आ रहा है, पूरे चांसेस है कि दैट दिस विल कम दिस ईयर. नहीं आएगा तो कोई बीप बीप मत करिए, लेकिन आ जाएगा तो एटलीस्ट याद तो करोगे, हाँ बताया, ठीक है. चलिए, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव फॉर alternative towards affordable transportation. क्लियर? अब वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी करी, ठीक है, क्वेश्चन में अगर लिखा आता है वर्ल्ड बैंक हैज कंडक्टेड अ स्टडी, तो गलत मत करिए, क्या है वर्ल्ड बैंक ये सब थोड़ी होता है. वर्ल्ड बैंक को पैसे से मतलब है, पैसा, ऐसा नहीं है. दिस इज अ स्टडी कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक which has identified that the glaciers in the Himalayan region, Karakoram range and Hindu Kush range, ये जो रीजन है ग्लेशियल रीजन, यहाँ की ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज. ओके, एंड द रीजन ऑफ दिस मेल्टिंग इज बिकॉज ऑफ द ब्लैक कार्बन. ब्लैक कार्बन की वजह से दीज आर मेल्टिंग फास्टर, ठीक है. ये तरह जो है मेल्ट कर रहे हैं, दैट ऑन द वेस्टर्न साइड द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग 0.3 meters per year, and on the eastern side they are melting 1 meter per year. Okay, तो दिक्कत वाली बात तो है ना. तो इसके लिए हमें समझना है कि ब्लैक कार्बन क्या होता है. अब बेटा ब्लैक कार्बन की वजह से क्या हो रहा है ऐसा कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. तो कभी भी कहीं पर भी wherever there is an incomplete combustion, okay, incomplete combustion. आपने देखा होगा अगर आपके घर में कभी भी होता है, कोई हवन हो रहा है या कभी आपने कोई चीज ऐसे जलाई है, बॉनफायर होता है, तो बॉनफायर में देखा होगा छोटा 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 ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, है ना, देखा है, वो ब्लैक कार्बन. क्योंकि आप वुड को कंप्लीटली नहीं जला सकते, है ना,
कुछ ना कुछ उसमें इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, तो ब्लैक पार्टिकल, वो ब्लैक पार्टिकल पे कहीं तो जाके सेटल होंगे, राइट। अब आप हिली एरियाज में जाते हैं तो वहां पे तो बॉनफायर करोगे करोगे, पहाड़ पे गए बॉनफायर नहीं किया तो क्या फायदा, है ना। वहां पर कुकिंग भी होगी, वहां पर व्हीकल्स भी चलेंगे, वहां पर ऑक्सीजन इतना ज्यादा तो नहीं होता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन ज्यादा होगा, राइट। समझ रहे हैं, साइंस समझ रहे हैं आप इसके पीछे। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स वो ज्यादा होंगे, वो जो ब्लैक कार्बन है वो कहीं पे जाके सेटल होगा। वो कहाँ सेटल होगा, जब आइस है चारों ओर, इट विल बी सेटलिंग ऑन द आइस, राइट। अब आइस सेटल होगी तो क्या होगा, आइस पर सेटल हो गए। अब आइस हैज एन इफेक्ट, द स्नो हैज एन इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज एल्बिडो। एल्बिडो होता है सनरेज रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अगर वो ब्लैक लेयर है तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, राइट। और जब एब्जॉर्ब होंगी तो उससे क्या दिक्कत होती है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, राइट। ये तो आप इस साल फील कर रहे हैं, मार्च से ही टेम्परेचर 40 प्लस चल रहा है, जिस दिन जो है 39 होता लगता है ओहो आज तो बहुत मजा आ गया, हवा चल रही है ना, ये फील आ रहा है इस साल। तो टेम्परेचर आल्सो राइजिंग, दिस इज द रीजन व्हाई द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ओके। अब बेटा ब्लैक कार्बन होता है, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट। आपने बॉनफायर करी, वो बॉनफायर का जो ब्लैक कार्बन होता है कितने टाइम तक रहता है वहां, बहुत कम टाइम तक, है ना। तो इट इज अ शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, लेकिन नुकसान देने में ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है, नुकसान देने में सेकंड नंबर पर। तो इट कैन बी स्टॉप्ड, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग ब्लैक कार्बन की, जो चीज रोकी जा सकती है उसको तो हम रोक ही सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको रोक लिया, वी कैन रिड्यूस द मेल्टिंग बाय 23%, ओके। और हम बेटर अगर इनिशिएटिव लेंगे, वी कैन रिड्यूस इट टू एडिशनल 50%। तो हमारे लिए ये बेनिफिट होगा दैट वी कैन रिड्यूस द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। आर वी क्लियर, यहां तक समझ पा रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। अब ब्लैक कार्बन के मिलते जुलते बहुत सारे कार्बन होते हैं। देयर इज वन कार्बन दैट इज कॉल्ड एज ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या होता है, जो ब्लू कलर का कार्बन होता है, हाँ नहीं, वाटर बॉडीज जो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, द वाटर बॉडीज दैट एक्ट एज द क्लाइमेट सिंक, दैट आर कॉल्ड एज ब्लू कार्बन, ओके। So it refers to coastal, aquatic, and marine carbon sinks, where vegetation, marine organisms, and sediments are holding the carbon. Okay. So black carbon is a pollutant. Blue carbon is a carbon sink. Clear? Green carbon क्या है, जो भी हमारे इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, इन दी फॉरेस्ट, पैस्चर या वेजिटेशन जो है हमारा टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन में जो भी कार्बन स्टोर्ड होता है, that is called as green carbon, okay. Brown carbon is that kind of carbon that has dual effects, जो टेम्परेचर बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, that is brown carbon. Clear? And these all are, जो brown और black है, these are called as short lived air pollutant. short lived क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में they stay for maximum days or weeks. अगर आप यहां देखेंगे ब्लैक कार्बन, इट स्टेज फॉर डेज एंड इट्स इंपैक्ट इज लोकल, ग्लोबल इंपैक्ट बहुत कम होता है। मीथेन, इट स्टेज इन एटमॉस्फेयर फॉर 12 इयर्स, इसका ग्लोबल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इट स्टेज इन द एटमॉस्फेयर फॉर वीक्स, इसका भी लोकल और रीजनल इंपैक्ट ज्यादा है। एंड HFCs, दे स्टे इन एटमॉस्फेयर फॉर 15 इयर्स, जिनका सिर्फ ग्लोबल इंपैक्ट ज्यादा है, क्योंकि ऊपर जाते हैं ओजोन को ही डिप्लीट करते हैं, तो इसलिए ग्लोबल इंपैक्ट नहीं। HFC तो नहीं करते हैं डिप्लीट, ये सिर्फ ग्रीन हाउस गैस है, HFC नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ब्लैक कार्बन, व्हाट इज ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्राउन कार्बन, ओके। सो डू यू हैव एनी डाउट इन पोल्यूशन। देखो आज मजे की बात पता है, कल ओमकार ने पूछा था वेटलैंड पढ़ने की, आज वेटलैंड पढ़ाएंगे तो ओमकार ही नहीं क्लास में,
ये जो पूछते हैं ना उसके अगली क्लास में होता है वो आते ही नहीं है। तो ओमकार जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो अगली बार से ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछो उससे अगली क्लास में आना है, ठीक है। चलिए अब बेटा मैंग्रोव के बारे में सुना है? मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव्स क्या होते हैं? आप लोगों ने एनवायरमेंट तो पढ़ी लिया। व्हाट आर मैंग्रोव? व्हाट आर मैंग्रोव? बताइए। व्हाट आर मैंग्रोव्स? नहीं बताएंगे? बिल्कुल भी नहीं? अरे सिंपल बता दो, वेजिटेशन है एक तरीके का, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन। कौन सा वेजिटेशन जो ऐसा दिखता है, फोटो जैसा, है ना। सॉल्ट टॉलरेंट, वेरी गुड। एक वेजिटेशन है जो ऐसे एरिया में पाया जाता है विच इज एस्टुराइन इन रीजन, जहां पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिल रहा होता है, या फिर सॉल्ट वाटर में पाया जाता है, ठीक है। मैंग्रोव के बहुत फायदे हैं। सबसे बढ़िया फायदा क्या है मैंग्रोव का, कि दे आर वेरी प्रोडक्टिव। दूसरा फायदा क्या है, अगर बेटा साइक्लोन आ जाए तो मैंग्रोव पकड़ के लटक जाओ, सेफेस्ट चीज है। मैंग्रोव्स आर सो स्ट्रॉन्ग, देयर रूट्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन cyclones cannot uproot them, they are so strong, ठीक है। प्लस इनके साथ क्या है, इनके साथ ये बेनिफिट है दैट दे सपोर्ट अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा जहां पर दो रीजन मिलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं जहां पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं? हाँ, जो दो इकोसिस्टम मिलते हैं उसको बच्चों क्या बोलते हैं? इकोटोन। और भी हम लोगों ने, है ना, पढ़ा है इकोटोन्स आर वेरी प्रोडक्टिव, है ना, है ना, है ना, पढ़ा है ना। तो दे आर वेरी प्रोडक्टिव, वेरी गुड। अब एक चीज समझिए, दे आर वेरी प्रोडक्टिव, लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं, करंट में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन तो ये है। अब देखिए, हमारी वाटर की सैलिनिटी बढ़ रही है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। सैलिनिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। क्लाइमेट इज चेंजिंग, जिसकी वजह से जो कोस्टल डिग्रेडेशन हो रहा है, द सॉल्ट वाटर इज कमिंग टू द कोस्ट, अंदर आ रहा है। तो जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने जीनोम जो है, इसका डीएनए जो होता है इस स्पीशी का, द स्पीशी ऑफ मैंग्रोव मोस्ट फेमस इज द एविसीनिया मरीना। एविसीनिया मरीना, इसका जीनोम डिकोड कर लिया है, जिससे इसी टाइप के वो अब प्लांट्स की सीड बना सकते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो बीटी क्रॉप्स बन सकते हैं थ्रू दी सॉल्ट रेजिस्टेंस वेराइटी। तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है फॉर आवर फूड सिक्योरिटी, फॉर आवर एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी। तो इसीलिए न्यूज में। अब कौन सा मैंग्रोव का किया है? एविसीनिया मरीना। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव, दीज आर सॉल्ट सिक्रेटिंग, दे आर सॉल्ट टॉलरेंट, they can grow in the 75% of the salt water and they can tolerate more than 250% of the sea water. okay, रेयर प्लांट स्पीशीज है। सिग्निफिकेंस आपको बताई दिया है, क्या फायदा होगा कि कम पानी में ज्यादा सॉइल में हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मैंग्रोव से कुछ फीचर्स होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मैंग्रोव इज रिपोर्टेड इन ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड कोस्टल यूटीज, सो दिस विल बी अ ट्रू स्टेट। सोचिए, और ऑल में थोड़ी होगा। दे आर अवेलेबल इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्ड कोस्टल भी देख लीजिएगा उसमें, ओके। लुक एट द वर्ड कोस्टल आल्सो। नाउ मैंग्रोव्स के कुछ फीचर होते हैं, दैट इज विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली क्या होता है, जो सीड होती है वो नीचे जाके जर्मिनेट होती है, फिर वहां से आगे बढ़ता है। ये क्या होता है, ऊपर ही जर्मिनेशन कर लेते हैं, जिससे पानी में गिर के खराब ना हो जो रिप्रोडक्शन है। न्यूमेरेटापोर्स क्या होते हैं, कि नीचे से रूट्स बाहर आती है हवा लेने के लिए। आर्किन स्टिल्ट रूट्स क्या है, सपोर्ट के लिए, ऊपर से निकल रही है ना, देखिए, these are the stilt roots. And चौथा, lenticid bars, मतलब जो इनकी bars होती हैं, they can also do the transpiration and provide the water loss and provide the resources to that tree. तो मैंग्रोव्स के पास ये सब चीजें होती हैं, ओके।
समझे बच्चों? वेरी गुड। अब ये देखिए पाई चार्ट, सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पर, दैट मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, देन इन गुजरात, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। ओके, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतना बहुत है। और सबसे कम पाए जाते हैं पुदुचेरी में, पुदुचेरी। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब गुजरात में ग्रासलैंड है जिनको बोलते हैं बन्नी ग्रासलैंड। तो ये वाला देखिए, गुजरात का रीजन है, यहाँ पर बीच में ग्रासलैंड है, बीच इज कॉल्ड एज द बन्नी ग्रासलैंड। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है कि कोई भी इंक्रोचमेंट बन्नी ग्रासलैंड में बंद कर दी जाए, एंड वहां पर जो कम्युनिटी रहती है दैट इज कॉल्ड एज मालधारी कम्युनिटी। मालधारी कम्युनिटी के जो राइट्स हैं वो रिस्टोर किए जाएं अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ओके, तो बन्नी ग्रासलैंड्स इज इन गुजरात। बन्नी ग्रासलैंड्स में इंक्रोचमेंट के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है। कम्युनिटी जो वहां रहती है दैट इज कॉल्ड एज मालधारी कम्युनिटी। ओके, नाउ दे हैड द राइट्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। बन्नी ग्रासलैंड 45% पैस्चर्स ऑफ गुजरात फॉर्म करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ टू इकोसिस्टम्स, वेटलैंड एंड ग्रासलैंड्स। ठीक है, जब वेटलैंड्स एंड ग्रासलैंड मिलते हैं तो वो आपको बन्नी ग्रासलैंड्स के नाम पे जाने जाते हैं। इट मींस गुजरात में ये दोनों चीजें आपको एक साथ मिल सकती हैं। दे आर द रीजन्स व्हिच इमर्ज फ्रॉम द सी। ओके, तो पहले ये सबमर्ज्ड है, दैट इमर्ज फ्रॉम द सी, एंड बिकॉज ऑफ द प्रोसोपिस जुलिफोरा स्पीशी दे आर लूजिंग द इकोसिस्टम। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, प्रोसोपिस जुलिफोरा क्या है? ओके, ये क्या है? तो इट इज अ wild species that is causing degradation of ecosystem, wild plant species। आया था ना क्वेश्चन, प्रोसोपिस जुलिफोरा, तो आपको पता होना चाहिए। बन्नी ग्रासलैंड से इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, समझ गए? ये देख लीजिए, नाउ 2nd को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट हुआ था। उस दिन दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। ठीक है, फर्स्ट, एक नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस रिलीज हुई, दैट कितने वेटलैंड कितने टाइम में चेंज हुए हैं, फॉर दैट एन एटलस वाज रिलीज्ड, दैट वाज रिलीज्ड बाय द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो। ठीक है, वर्ल्ड नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, इट वाज रिलीज्ड बाय द इसरो। क्लियर? दूसरा, some of the new wetlands are included। कौन से इंक्लूड करे थे? खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी, ये दो नए वेटलैंड इंक्लूड हुए। एंड विद दिस इंक्लूजन इंडिया में टोटल कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? विद दिस इंक्लूजन इंडिया में टोटल कितने वेटलैंड्स हो गए, बताओ? क्योंकि आपने जो बुक होगी जहां से आप पढ़ रहे हो वहां पे शायद 28 लिखे होंगे, आपकी जो पुरानी बुक्स है। 51, 51 की 48? हम्म, 51 की 48? सर 49 तो ध्यान में था, और ये जो दो ऐड हुए ये लेकर 51 हो गए। ये बेटा टोटल 49 ही है। ठीक है, इनको इंक्लूड करके।
टोटल 49। समझ गए? नंबर नहीं आएगा कि कितने हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो जो खजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्राइवे एंड इट इज इन गुजरात। अदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो पार्ट है दैट इज द बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन दी यूपी। आपको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना जानिएगा खिचाड़िया इज इन गुजरात। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द मरीन नेशनल पार्क जामनगर। जामनगर का मरीन नेशनल पार्क इंडिया का पहला मरीन नेशनल पार्क था, ठीक है। तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ मरीन नेशनल पार्क। बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज इन यूपी एंड इस सेंचुरी के अंदर जो है इको सेंसिटिव जोन भी है, जो बाउंड्री से इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 1 किलोमीटर की बाउंड्री तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। अब वेटलैंड्स होते क्या है, क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट आर वेटलैंड्स, बताइए व्हाट आर वेटलैंड्स। बताइए, कोई आप जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये बताओ। प्री की तैयारी जो जो कर रहा है वो जवाब देंगे। वेटलैंड्स क्या है? सिंपल सी चीज है, जो लैंड एरिया वाटर से कवर्ड होता है, दैट इज अ वेटलैंड। एनी लैंड दैट इज कवर्ड विद वाटर, दैट इज वेटलैंड, ठीक है। अब वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए देयर वाज अ कन्वेंशन दैट इज कॉल्ड एज द रामसर कन्वेंशन। दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1971 इन ईरान। ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पर अडॉप्ट हुई थी फॉर कंजर्विंग दी वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स जो है ऑफ इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड्स है और जहां पर लगता है दे नीड एडिशनल सपोर्ट, तो उन वेटलैंड्स को इंक्लूड करने के लिए देयर इज अ लिस्ट दैट इज कॉल्ड एज रामसर लिस्ट। ओके, तो रामसर लिस्ट का मतलब वो वाले वेटलैंड्स दैट आर टू बी प्रोटेक्टेड, दैट आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। ओके, और जो नए ऐड हुए हैं दैट इज हैदरपुर वेटलैंड, ये भी यूपी से ऐड हुआ है, इट वाज दी 47th। ओके, उल्टा चल रहे हैं वो, ठीक है। लेटेस्ट मार्केट में जो है आए हैं हैदरपुर, सुल्तानपुर, इट इज ऑल्सो इन नॉर्थ इंडिया, इट इज इन गुड़गांव। देन भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन हरियाणा। देन देयर इज थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो इन गुजरात। देन देयर इज वाधवाना वेटलैंड दैट इज इन गुजरात, ठीक है। बस नाम देख लीजिएगा, इतनी डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, इतनी डिटेल में नहीं जाना है। क्यों, रीजन बताते हैं। ये हम ये नहीं कह रहे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन इतना याद नहीं रहेगा आपको। आपको लगता है याद रहेगा तुम नहीं, बस इतना याद रहे कि इनमें से कौन कौन से न्यू एडिशन है। तो वधवाना ऑफ गुजरात, थोल ऑफ गुजरात, क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन कौन से गुजरात में, ठीक है। भिंडावास हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा, हैदरपुर यूपी। ओके, बस इतना आप याद करिए। अब एक गुरुग्राम में एक वेटलैंड है जिसको बोलते हैं बसई वेटलैंड। ये बसई वेटलैंड श्रंक हो गया है। क्यों श्रंक हो गया है? क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन सिटी एक्सपैंड करने के लिए जो वेटलैंड है उसका यूट्रोफिकेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स एडेड, राइट। यूट्रोफिकेशन की वजह से वाटर बॉडी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हो रहा है बसई वेटलैंड की वजह से। तो बसई वेटलैंड कहाँ है? इट इज इन गुरुग्राम। इट इज क्रिएटेड एज a paleo channel of Sahibi river, which is a tributary of river Yamuna. ये जो साइट है it is important because it is considered as an important bird area. Okay, it is called as an important bird area, but
It is not yet a protected wetland. खराब हो गया है, important bird area है, लेकिन it is not a protected wetland, इसीलिए important. Okay? Clear? Very. अब एक और wetland है that is called as Maguri Motapung wetland. Maguri Motapung wetland, or it is also called as the Beal wetland. It derives its name from the Magur, which is the local word for the catfish. Okay? The second half comes from the village that is nearby, that is the Motapung village. Beal is the Assamese word for the wetland. So Maguri Motapung Beal or Maguri Motapung wetland are the same thing. That is located close to the Dibru-Shikhowa National Park. So ध्यान रखिएगा, it is not within the Dibru-Shikhowa National Park, it is located close to it. Okay, it is important because it is declared as an important bird and biodiversity area by Bombay Natural History Society. Okay, जो बसई wetland है, it is declared as important bird area by BirdLife International. Maguri Motapung is declared as an important bird and biodiversity area by Bombay Society of Natural History. Okay, clear? Yes or no? Yes or no? समझ में आ रहा है? एक मिनट दीजिए. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अफ्रीकाज बोमा टेक्निक. ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि देयर इज अ टाइगर हिल रिजर्व मुकुंदरा. ठीक है, इट इज इन कोटा रीजन. वहां पर टाइगर पॉपुलेशन है, लेकिन टाइगर पॉपुलेशन के लिए दे डिड नॉट हैव एनी फूड, लाइक जो डियर है, चीतल्स हैं, दैट वाज नॉट अवेलेबल इन दिस टाइगर. तो बेटा कुछ तो तरीका है कि उनको कैच करना होगा, है ना? तो कैच करने के लिए उन्होंने अफ्रीका की एक बोमा टेक्निक यूज की. इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा एक फनल शेप आपको, ऐसा एक फनल शेप एरिया बना देते हैं जहां पर जो चीतल है या डियर है उसको ये भागा कर लाते हैं. यहाँ पर छोटा छोटा एरिया है एंड इट इज कनेक्टेड टू द कैरिंग ट्रक. यहाँ पर उनको डाल देते हैं और जिसके ले जाके दूसरी जगह छोड़ देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द बोमा टेक्निक. ठीक है, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम अफ्रीका. अब ये बोमा टेक्निक कहाँ से यूज हुई है? इट इज यूज्ड इन द केवलादेव नेशनल पार्क. ओके, इट इज यूज्ड इन केवलादेव नेशनल पार्क टू हैव द capturing and transporting of the spotted deer to the Mukundhara Tiger Reserve. Question आ सकता है that the spotted deer has been transferred to
which wildlife sanctuary from केलोदे नेशनल पार्क। बेटा कहां से कहा हुआ है? केलोदे नेशनल पार्क से मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में। इज इट क्लियर? केवलादेव के बारे में डिटेल इतना जानने की जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि इन एनवायरमेंट दे डू नॉट नीड यू टू हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, दे जस्ट नीड यू टू नो बेसिक थिंग्स। तो बोमा टेक्निक हम लोग समझ गए। हम लोग केवलादेव से मुकुंदरा समझ गए। आर वी क्लियर? यस और नो? वेरी गुड। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक फायर हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से सरिस्का टाइगर रिजर्व भी हम लोगों को जानना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? इट इज इन राजस्थान। ओके, इट इज अ टाइगर रिजर्व विच हैव द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, इसीलिए वह सरिस्का टाइगर रिजर्व जानना है। इट इज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, नाउ तो राजस्थान has got its fourth tiger reserve. कहाँ है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाउ इट इज अ टाइगर रिजर्व। ओके, ये कहाँ है? इट इज द पार्ट ऑफ द बफर रीजन ऑफ रणथंबोर नेशनल पार्क। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ द बफर रीजन रणथंबोर नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन ये है कि विच एजेंसी डिक्लेयर्स और प्रोवाइड्स द permission for declaring a region as a tiger reserve. Okay, तो क्वेश्चन ये आ सकता है। तो इट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व। ओके, क्लियर? अब सांबर सॉल्ट लेक जो है राजस्थान का बहुत फेमस है सांबर सॉल्ट लेक, क्योंकि मैक्सिमम जो है सॉल्ट इन द नॉर्थ इंडियन रीजन कम्स फ्रॉम द सांबर लेक पता लगा है दैट इट इज शिंकिंग। इसका सॉइल डिग्रेड हो रहा है, वाटर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, एंड पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इज आल्सो रिड्यूसिंग। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इज आल्सो रिड्यूसिंग। कहाँ है सांबर लेक? इट इज located 80 kilometers from Gujarat. It is the part of the Aravalli region. Salt production के लिए बहुत famous है, migratory birds आती हैं. It is a Ramsar site. Okay, ये 6 rivers से अपना पानी लेता है, समोड, खाड़ी, मनता, खंडेला, मेड़ता, रूपनगढ़। कुछ आपको याद नहीं रहेगा, जितना याद रहेगा वो है कि सांबर लेक श्रिंक हो रहा है। कहाँ है सांबर लेक? ठीक है, नाउ श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। Okay, it has identified that the maintenance forest road that has not been used for decades, that have received administrative and financial sanctions. Okay, वो रोड जो बहुत सालों से यूज उसके लिए उसको रिपेयर करने के लिए सैंक्शंस मिले। ठीक है, तो इसलिए सिलीविथुपुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इज आल्सो इन न्यूज। कहां पर है? इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, इट इज इन Tamil Nadu. It has been recently declared as a tiger reserve in 2021. Okay, it has mix of tropical evergreen forest, semi-evergreen forest, dry deciduous forest, moist and grassland. यानी के क्वेश्चन आ सकता है that which reserve in southern part of India has tropical, semi-evergreen, dry deciduous, moist mixed deciduous and grassland. So that is the Silvithiputtur Meghamalai Tiger Reserve. Okay. Yes, we are also about to complete the session. आप लोगों के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा हैवी हो गया है आज में, क्योंकि ये स्पीशीज ये वाला डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हैवी है और काफी लोगों का इंटरनेट भी आज स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये सिलीविथुपुर मेघामलाई हमने देख लिया है। गुंडी नेशनल पार्क, इट इज अ नेशनल पार्क इन तमिलनाडु। ठीक है, क्यों है? बिकॉज इट इज द 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क विच इज इनसाइड अ सिटी। ओके, तो गुंडी नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु। ओके, ये न्यूज में था क्योंकि तमिलनाडु में देयर वाज अ नीड डिमांड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ गुंडी नेशनल पार्क। ओके, देन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? इट इज इन तमिलनाडु। ओके, इट इज इन तमिलनाडु। एंड ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि ड्यूरिंग द सीजन माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज दैट स्टार्ट फ्रॉम द समर सीजन टू द मॉनसून, मतलब समर जो होती है
शुरू होती है तो स्पीशीज दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द सदर्न पार्ट टू द वायनाड रीजन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? इतना ही आप करते हैं। अब आप लोगों के लिए हैवी है, अब आगे फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बुक्सा कर लेते हैं लास्ट एक, लास्ट बुक्सा। ठीक है, बस लास्ट। सो बुक्सा टाइगर रिजर्व, it is in West Bengal. After 23 years they have seen a tiger in this river. Okay, पहले बहुत रहते थे लेकिन अब 23 years के बाद यहाँ पर एक टाइगर स्पॉट हुआ है। That is why it is in news. It is in West Bengal. बस इतना आपको जानना है। बुक्सा टाइगर रिजर्व is in West Bengal. Okay. चलिए, इतना बहुत है आपके लिए आज, क्योंकि ये जब जैसे ही ये सब चीजें शुरू होती हैं, कंसेप्चुअल चीजें तो कितनी पढ़ लें, फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हम लोग, है ना। और सबका इंटरनेट भी आज स्लो चल रहा है, तो कल अगेन टुमारो आल्सो विल कंटिन्यू। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू। बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है कि कल तक खत्म करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करें। ठीक है, वी आर नॉट स्टडिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस। ठीक है बच्चों? हाँ, तो एनी डाउट इफ यू हैव प्लीज टेल मी। एनी डाउट? नो? चलिए, तो विल कंटिन्यू टुमारो एट 7:30 PM। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।